students, a very warm welcome all of you to the YouTube channel of उत्कर्ष classes 6 to 10th। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयशा। आई एम आयशा, योर सोशल स्टडीज मेंटोर, वंस अगेन बैक विद अनदर वीडियो। एक और वीडियो के साथ जो है मैं आज आपके सामने जो है वो प्रेजेंट हुई हूँ एंड बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ एंड दैट इज व्हाई सोशल स्टडी इज मच इम्पॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। सोशल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारी पूरे जो भी ओवरऑल हमारा जो मार्क्स का जो पूरा गैमेट है वो डिसाइड करने में सोशल स्टडीज का क्या रोल रहने वाला है, वो आज हम लोग जो है वो जानने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है मैं सोशल स्टडीज पढ़ाती हूँ आपको यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी, तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ सोशल स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई सोशल स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। सोशल स्टडीज़ में आप बेसिकली पढ़ते क्या हो और मार्क्स को, आपके ओवरऑल मार्क्स को, परसेंटेज को बढ़ाने में सोशल स्टडीज़ का क्या रोल रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है सोशल स्टडीज़ यानी कि जो भी हमारी आसपास की वॉट एवर इवेंट्स हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स विच आर रियल इवेंट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, नॉट लाइक दी नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। उसमें वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप इमेजिनिंग आवर सेल्फ, हमें जो है वो चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती है। अनलाइक सोशल स्टडीज़ इज अ साइंस विच इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, रियल विजिबल फिजिकल इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनको हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोज आर ऑब्जर्वेबल एंड दोज आर वेरी मच प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। ऐसे इवेंट्स को जो है वो सोशल स्टडीज में पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा ब्रांचेस की बात करें सोशल स्टडीज की तो सेवरल ब्रांचेस आर देयर, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ब्रांचेस आर मेंशन्ड, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। सोशल स्टडीज के रिगार्डिंग हमने सिर्फ ये 3 ब्रांचेस पढ़नी है, ये 3 सब्जेक्ट डोमेन्स हमने पढ़ने हैं। लेकिन अगर और भी बात करें तो सोशल स्टडीज बहुत वास्ट होती है। इसके अंदर सेट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कम्स लाइक साइकोलॉजी भी है, देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी है, देन वी हैव सोशियोलॉजी है। तो अलग अलग जो है वो इसके अंदर सब्जेक्ट डोमेन्स होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पे जो है वो फोकस करना है। तो सोशल स्टडीज में हमें जो है वो एक अपर एज कहाँ पे मिलेगा, देखो मैथ्स है, साइंस है, इसके अंदर आप आंसर दोगे, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आएगा। वहां पे आपको कोई इफ बट का जो है वो रोल नहीं रहने वाला है। लेकिन सोशल स्टडीज में क्या है, सोशल स्टडीज में क्योंकि ये रियल इवेंट्स पे बेस होती है, क्योंकि ये हमारी जो डे टू डे लाइफ है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, इसीलिए हम इसके अंदर अगर हमें उस सब्जेक्ट के बारे में अगर हल्का सा भी आइडिया होगा ना, तो अगर हम अच्छे से स्टोरी क्रिएट करके, पैराग्राफ क्रिएट करके, है ना, पॉइंटर्स क्रिएट करके भी हम लोग जो है वो इसके अंदर आंसर दे सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट विल एनहांस ओवरऑल स्कोर। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इट इज़ वेरी मच स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब ये नहीं है कि भैया 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, इसके अंदर थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना होता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, 99.5 मार्क्स तो मेरे भी आ रखे हैं, 0.5 मार्क्स जो है वो कट रखे हैं, क्योंकि कुछ एक आधा क्वेश्चन वो ऐसा देते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो इधर एमसीक्यू होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या फिर ट्रू एंड फॉल्स होंगे, या फिर मैच दी फॉलोइंग्स होने वाले हैं, 1 वर्ड वाले, है ना। सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज यहीं तक जो है वो पूछते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर इज मच मोर सब्जेक्टिव। रेस्ट ऑफ द पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो सब्जेक्टिव जैसे ही पेपर होगा उसके अंदर मार्क्स जो है वो ज़्यादा स्कोर हम लोग कर सकते हैं, आराम से हम लोग जो है
वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि इनोवेशन का काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है। सोशल स्टडीज़ में इनोवेशन का काफ़ी ज़्यादा स्कोप कैसे रहता है, आप इसके अंदर डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर मैप्स यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर जो है वेरियस टाइप्स ऑफ लाइक फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करके आप अपनी इनोवेशन दिखा के इसको काफ़ी ज़्यादा डायनामिक और स्कोरिंग बना सकते हो। और ये चीज़ें आपको बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स है ना उसके अंदर करने को नहीं मिलेगी। इतनी फ्रीडम जो है वो आपको नहीं मिलेगी जितनी फ्रीडम आपको सोशल स्टडीज़ जो है वो देने वाला है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, दैट इज ब्रेकिंग डाउन द सिलेबस। ब्रेकिंग डाउन द सिलेबस हमने सिर्फ वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द 3 मेजर स्ट्रीम्स, दैट इज हिस्ट्री। आपके सिलेबस में वी हैव हिस्ट्री, वी हैव जियोग्राफी एंड देन वी हैव सिविक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ये 3 मेजर आपके बुक्स जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट 8 to 10 चैप्टर्स, जैसे भी आप जो है वह एवरेज में बता रही हूँ। अगर मान लो 10 चैप्टर्स हैं, इफ़ वी हैव 10 चैप्टर्स, तो उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड सम आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, है ना। तो मैं अगर आप हमारे ऐप के कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करते हो या हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हो तो आपको उसमें पता होगा कि मैंने उसमें मेंशन कर रखा है लास्ट में कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन से चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फिल्टर आउट करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बीच में। अच्छा, मेरा मानना तो ऐसा है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं सबको ही एक समान में लेके चलती थी। दैट फॉर मी ऑल द चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल द चैप्टर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और उसके अंदर से क्या होता था कि कुछ चैप्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज होती थी और फैक्ट्स होते थे, जैसे डेट्स हो गई, जैसे कुछ इवेंट्स हो गए, है ना, बैटल का नाम हो गया, पर्सन का नाम हो गया, तो उसको मैं हाईलाइट करके जो है वो रीड आउट करती चली जाती थी। ठीक है, तो हिस्ट्री को आपने कैसे याद रखना है, हिस्ट्री को आपने स्टोरी लाइन के फॉर्मेट में याद रखना है। एक स्टोरी क्रिएट करनी है हमने हिस्ट्री के अराउंड, कोई भी चैप्टर हो उसको हमने एक स्टोरी, एक मूवी के तौर पे उसको लर्न करना है। जैसे 1857 का रिवोल्ट है, आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो उसको आपने एक स्टोरी के लाइन पे जो है वो स्टोरी लाइन एक क्रिएट करनी कि अच्छा ठीक है, ओके, सबसे पहले उससे पहले जो है हमने पढ़ा था कि भाई इंडिगो रेबेलियन हुआ था, मतलब किसान जो है वो सेटलमेंट सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा लाए थे ब्रिटिशर्स, परमानेंट सेटलमेंट, रेवतवाड़ी, महलवाड़ी, तो इससे बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोग परेशान थे। परेशानी बढ़ती चली गई, परेशानी जो है वो बढ़ती चली गई, हर एक तबका जो है वो परेशान हुए जा रहा था, किसान परेशान, जमींदार परेशान, नवाब परेशान, राजा परेशान, है ना, उसके अलावा आम आदमी परेशान और ट्रेडर्स भी परेशान और मर्चेंट्स भी परेशान, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी लोग जो है वो परेशान हो गए। अब उसके बाद क्या होता है कि एक जो है वो चिंगारी भड़कती है, एक चिंगारी भड़कती है सिर्फ एक एनफील्ड राइफल की कार्ट्रिज से, चिंगारी भड़क के, उससे पहले मंगल पांडे को फांसी हो जाती है, तो फिर चिंगारी भड़कती है, तो लोग जो है वो बगावत कर देते कि भाई हम तो जो है वो ये जो कार्ट्रिज है इसको नहीं यूज़ करेंगे, ये कार्ट्रिज हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उनको लेके जो है वो जेल में डाल दिया जाता है और उनको जो है वो डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है। फिर वहाँ से जो है वो पूरी म्यूटनी शुरू होती है, फिर वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से जो है वो दूसरे दूसरे जैसे अवध में, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, हर जगह पे जो है वो बगावत की आवाज़ें उठने लग जाती है। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1 by 1 करके उनको सप्रेस करते हैं और ऐसे करके रिवोल्ट शुरू होता है और रिवोल्ट जो है वो एंड हो जाता है, एक लॉ पे आकर एक लॉ बनता है और उस पर रिवोल्ट एंड हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हमने एक क्रोनोलॉजिकली स्टोरी लाइन क्रिएट करनी है, ऐसे याद रखोगे तो हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी का मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ। ज्योग्राफी में हमने क्या करना है, एज मच एज एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू हमने इसको लर्न करना है। अगर आप हमारे ऐप के स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से जो है वो इस चीज़ के बारे में पता होगा कि एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू हमने कैसे जो है वो पढ़ाई की है। बहुत सारे हमने एनिमेटेड वीडियोस देखे, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा इट इज़ मच मोर फिनोमिनिकल, है ना, फिनोमिना पे बेस्ड होती है ये काफ़ी ज़्यादा। तो जो फिनोमिना है उसको हमने एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू ब्रेक डाउन कर दिया कि भाई अच्छा ये ऐसे हो रहा है। वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल को एक एनिमेटेड
वीडियो के थ्रू हमने अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लिया, दिमाग के अंदर हमने जो है वो उसको थोड़ा सा छाप लिया। तो जब भी हम एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो अपने आप अपने दिमाग में आता, अच्छा ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, वो वीडियो जो है वो दोबारा से रिप्ले होने लग जाएगा हमारे माइंड में। और उसके अलावा आप वीडियोस के थ्रू जो पिक्टोग्राफ हैं, जो पिक्चर्स हैं, आप उसको अपनी कॉपी में भी उतार सकते हो। ठीक है, आप उसको अपनी कॉपी में उतार सकते हो। चलिए नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द सिविक्स। सिविक्स की बात करें तो भैया न्यूज़पेपर को अपना दोस्त बना लो। क्या करो? न्यूज़पेपर को अपना दोस्त बना लो। सिविक्स आपको बिल्कुल ही सरासर एकदम ऐसे टिप्स पे याद हो जाएगी। सिविक्स अकॉर्डिंग टू मी इन तीनों में सबसे इजी सिविक्स ही होती है, क्योंकि इंडिया में जितनी पॉलिटिकल चर्चाएं होती है, आई डोंट थिंक सो उसके किसी और घरों में, है ना, इतनी चर्चाएं होती होगी। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत तो हमें पता, नॉलेज रहता ही है। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर से थोड़ी सी दोस्ती कर लो और न्यूज़पेपर में जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत रीड आउट करने की कोशिश करो। खुद ब खुद जो है वो चीज़ें आपके लिए ब्रेक डाउन होती चली जाएंगी। और सिविक्स जो है वो बस मोटा मोटा मेजर इमेजेस, मेजर जो है आपको चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, मेजर चीज़ें ये ध्यान में रखनी है कि अच्छा जो इंडिया का जो पहले सिस्टम है वो हमने पूरा अच्छे से देखना है कि भाई इंडिया में कैसा सिस्टम जो है वो चल रहा है। इंडिया में क्या है, इंडिया में 3 जो है वो स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है जो है वो लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम उनको इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम होता है जस्टिस करना। ठीक है, फिर जो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट के भी 3 हिस्से हैं, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो ऐसे हमने जो है वो फ्लो चार्ट बना के रखने। ठीक है, ये मॉडल हो गया सेंटर का। फिर स्टेट का मॉडल हमने याद रखना है और फिर अगर हम इसको न्यूज़पेपर से रिवाइज करेंगे तो यू विल सी वंडर्स गोना हैपन। ठीक है जी, चलिए अगले पॉइंटर पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। आज हम आपकी सोशल साइंस की पूरी परेशानी जो है वो बिल्कुल ही दूर कर देंगे। अच्छा, लर्न कैसे किया जाए। लर्न सिलेबस हमने ब्रेक डाउन कर दिया। लर्न बिल्कुल ईजी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, आपकी जो इस पूरी जो हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं उसकी जो स्क्रिप्ट होगी वो क्या होगी, आपकी आंसर कॉपी। जो आप एग्जाम में आंसर लिखने वाले हो, दैट्स ऑल, वही काम आने वाले हैं। उसके अलावा और कुछ भी आपको भले ही दुनिया भर का ज्ञान हो, लेकिन आपने आंसर कॉपी में उसको नहीं उतारा तब तक वो यूजलेस है, तब तक वो कुछ काम नहीं आएगा। और जब तक मार्क्स नहीं आएंगे तब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी, है ना। तब तक आपको पहचान, चलो वो ठीक है, वो एक दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाना अकॉर्डिंग टू मी आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, आपको खुद को मोटिवेट करता है। आपके अच्छे नंबर आएंगे ना तो आपको खुद को मोटिवेट करेगा। पर आपको जो जोमेटो के जो फाउंडर हैं वो IITian बन गए, मतलब वो अपने क्लास के एक फेल स्टूडेंट थे। ही वॉज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, ही वॉज नॉट दैट मच गुड। एक दिन क्या हुआ कि उनको जो है वो गलती से सारे एग्जाम के जो एग्जाम होने वाला था उसके आंसर्स पहले से ही पता चल गए थे, या तो उन्होंने शायद चीटिंग की थी या किसी और तरीके से उनको एग्जाम्स के आंसर्स पता चल गए और उन्होंने वो लिख दिए और उनके आ गए अच्छे नंबर और वो क्लास में 2nd रैंक पर आ गए। अब जैसे ही क्लास में 2nd रैंक पर आए तो उनको वाहवाही मिलनी शुरू हो गई, बहुत सारी। सब लोग उनको जो है वो उनकी प्रशंसा करने लगे, उनके घर वाले, उनके ट्यूशन वाले, उनके स्कूल वाले, एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग हिम। तब उनको लगा कि अच्छा, जब उनको ये लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को जो है वो इतना ज़्यादा जो है मान सम्मान मिल रहा है, तो उनको नशा लग गया इस चीज़ का। तो फिर उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी। एक बार अच्छे नंबर आ गए गलती से, एक बार उनकी प्रशंसा हो गई, तो उन्होंने मेहनत जो है वो उसको कंटिन्यू किया और खूब मेहनत की और इतनी मेहनत की कि वो टॉपर रैंक पे बरकरार रहे। IIT भी उन्होंने क्रैक किया और इतनी बड़ी कंपनी भी उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिश कर दी। तो बेटा अच्छे मार्क्स लाने के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, है ना। तो आंसर कॉपी आपकी जो है वो आंसर आपने लिखने, अच्छा लिखोगे कैसे, जब आप लर्न करोगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ, भैया मैं मेरे PDF में जो आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं उनको लाइन बाय लाइन लर्न कर लो। आपने इतना भी नहीं सोचना है एग्जाम में जाके कि अच्छा मैं जो है वो पहले पूरा उसको या रिवाइज जो है वो दिमाग में लाऊं, नहीं। आपके मुंह पे लाइन बाय लाइन जो है वो स्क्रिप्ट चलती रहनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड हो सकता है लेकिन आंसर वही रहने वाला है, आंसर वही रहने वाला है। फटाफट आपके आंसर जो है वो उसके अंदर आने चाहिए, एकदम जो है वो विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आपको इतना अच्छे से लर्न होना चाहिए कि फटाफट, अरे है कितने, इतने कम तो आपके चैप्टर्स हैं, मतलब ठीक है माना थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, लेकिन
अगर आपके सेगमेंट वाइज एग्जाम्स में आप लोग दे रहे हो ना, फाइनल एग्जाम्स में तो चलो ठीक है, पूरे साल भर हम लोग याद करते तो याद हो जाता है, यहाँ पे तो सिर्फ सेगमेंट वाइज एग्जाम होंगे, तो कुछ चैप्टर्स ही आएंगे, तो उन कुछ चैप्टर्स में से भी ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन आंसर्स, फटाफट से उनको जो है वो लर्न कर लेना है। लर्न करो, कॉपी लेके बैठो, अब एक आंसर लर्न करो, या फिर एक पूरा आप ये बना लो कि एक पूरे चैप्टर का लर्न करके मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से जो है वो उनको बोलो कि आप मुझसे पूछो और मैं आपको ये आंसर्स पढ़ जो है वो बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आपने जो है वो अपने आंसर जो है वो क्विक रिवीजन के थ्रू लर्न करने हैं। और हिस्ट्री में अगर दिक्कत आती है तो मैंने बता रखा है कि आप एक चैप्टर की एक जो है वो मूवी क्रिएट कर लो, पूरी एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लो, उसी को आप बार बार रिवाइज करो। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा, क्वेश्चन आंसर्स तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, चैप्टर समझ लिया पूरा अच्छे से, पूरा जो है उसका फ्लो चार्ट बना लिया, दिमाग में माइंड मैप बना लिया, लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने ही हैं। लर्न क्वेश्चन एंड आंसर्स, लर्न क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखो कई बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम से होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। ले तो लेते हैं इंग्लिश मीडियम सोशल स्टडीज़, लेकिन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। तो भैया लर्न तो करने पड़ेंगे आपको, इंग्लिश की लाइंस, इंग्लिश के पैराग्राफ्स आप लर्न करो थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही कि भाई एग्जैक्टली लर्न कर लो, पूरा एग्जैक्ट लर्न कर लो, पर हाँ मोटा मोटा लर्न करना पड़ेगा, मोटा मोटा लर्न करना पड़ेगा। कुछ जो है प्रेपोजिशंस, ऑक्सिलरीज इधर उधर हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये इधर उधर हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा आपने जो है वो लर्न करना ही पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर, देयर इज नो अदर ऑप्शन इफ यू वांट टू फेच गुड मार्क्स, इफ यू वांट टू फेच गुड मार्क्स। और इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। आजकल के टाइम में हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, फ्लैश ऑफ मतलब मेमोरी हमारी इतनी वीक होती जा रही है कि हम लोग कंसंट्रेट करके याद नहीं करते। अगर हम ये वाली जो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मेमोरी हमारी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ, टाइम मैनेजमेंट। देखो आपकी लाइफ में अभी फिलहाल पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक सो एनीथिंग वुड बी देयर। हाँ थोड़ा सा आप जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो टू पार्ट्स में, अपार्ट ग्रोइंग स्कूल है ना, अपार्ट गोइंग स्कूल एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी में आप अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर लो। फिजिकल एक्टिविटी भी करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, एवरीबडी नोज दिस। तो एजुकेशन और फिजिकल एक्टिविटी दो स्ट्रीम्स में आप अपना टाइम डिवाइड कर लो। मैं तो को डेली अगर आप ओनली 40 to 50 मिनट्स, ओनली 40 to 50 मिनट्स फॉर सोशल स्टडीज, 40 to 50 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। 40 to 50 मिनट्स फॉर सोशल स्टडीज आपने निकाल लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 40 to 50 मिनट्स, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आप अपने आप जो है वो मैनेज कर सकते हो कि भाई बाकी सब्जेक्ट्स का हमने जो है वो किस तरीके से करना है। बस आप 40 to 50 मिनट्स आप सोशल स्टडीज़ के लिए निकाल लोगे ना, तो इट विल गिव यू मच मोर रिटर्न। अगर आप ये टाइम कहीं और वेस्ट करते हो और किसी और सब्जेक्ट में आप सोचते हो कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, सोशल स्टडीज़ को हम जो है वो एक दिन पहले पढ़ के निकाल लेंगे, नहीं, आप बहुत बड़ी गलती करोगे। यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा ना आपको वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। आप 40 to 55 मिनट्स डिवोट कर दोगे, सिर्फ उसमें क्या करना है, या तो आपको कोई होमवर्क दिया गया है तो आप वो पहले 10-15 मिनट में वो होमवर्क कर लो। ठीक है, उस होमवर्क से भी काफ़ी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, आपने स्कूल में, अपनी ट्यूशन में, उसको आपने रिवाइज करना है। यू हैव टू जस्ट रिवाइज दैट थिंग ओनली, और उसके अराउंड स्टोरी क्रिएट करनी है ना। अगर आपका सिविक्स है उस दिन तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो उस दिन और अच्छे से थोड़ा, और या फिर आपने कई दिनों से नहीं पढ़ा तो पूरा अच्छे से पढ़ो न्यूज़पेपर्स बैठ के। और अगर ज्योग्राफी है तो आप एनिमेटेड वीडियोस ढूंढो, निकालो। अगर ऐप के स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, और नहीं तो फिर आप अपने आप एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है एट दिस एज। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे माइंड को हमारी बॉडी के साथ अलाइन करती है ना। अगर अच्छा हमारा हेल्दी बॉडी होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, आंसर राइटिंग स्किल्स। भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंटर तो भाई, सबसे पहला जो मैं देखती हूँ बच्चों की कॉपी क्लीन नहीं होती, नीट एंड क्लीन, टाइडीनेस का ध्यान नहीं रखते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, कॉपी जो है, कॉपी शुड बी नीट एंड क्लीन। आपकी आंसर कॉपी जो आपको टीचर दे रहा है
उसमें आपने कुछ गंदगी नहीं मचानी है, उसमें आपको कुछ भी, आपको इतना साफ सुथरा काम रखना चाहिए कि टीचर को देख के लगे कि हाँ भाई बच्चा जो है वो वेल मैनेज्ड है, द स्टूडेंट इज वेल मैनेज। कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन आपने रखनी चाहिए, कॉपी शुड बी वेरी मच नीट एंड क्लीन। कुछ आपको काटा कुटी कहीं नहीं करनी, सीधा पहले मार्जिन्स ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मार्जिन्स ड्रॉ करने के बाद जैसे ही टाइम होता है वैसे शुरू कर देना। अच्छा, जो अगर आपका पेपर है वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है ना, सेक्शन वाइज डिवाइडेड, तो सबसे पहले मेंशन टॉपिक, मेंशन टॉपिक और हेडर, ऊपर आपने टॉपिक और हेडर मेंशन करना है। ऐसे नहीं कि मर्जी आ रही है 20वां क्वेश्चन का सेक्शन ए, सेक्शन सी का क्वेश्चन, सेक्शन सी का जो है वो थर्ड क्वेश्चन हमने पहले कर दिया, फिर बीच में सेक्शन बी का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन घुसा दिया, फिर लास्ट में हमने सेक्शन ए का जो है वो क्वेश्चंस कर दिए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर मेंशन करना है। ये कॉपी है ना, आप कौन सा, मेरे अकॉर्डिंग मैं जो फॉलो करती थी पैटर्न, भाई सेक्शन ए है, ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे से पहले करेंगे आगे से पहले करेंगे। अगर स्टार्टिंग से आप वही फ्लो रखोगे ना तो सारे क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। अगर ऐसे हौच पौच करोगे तो क्वेश्चन भी छूटेंगे, मार्क्स भी कटेंगे और आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, और फिर बाद में रिग्रेट होगा कि अरे ये तो मेरे को आता था और ये छूट गया, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, ऊपर लिखना है आपने सेक्शन ए। सेक्शन ए से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और सेक्शन ए से ही करना है, पहले सेक्शन ए करना है पहले, फिर सेक्शन बी करना है, फिर सेक्शन सी करना है। तो सेक्शन ए से हमने अटेम्प्ट करना शुरू करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर अटेम्प्ट कर रहे हो एमसीक्यू वगैरह, है ना, एमसीक्यू या फिलअप्स वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्रॉपर अटेम्प्ट करो, है ना, प्रॉपर उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। प्रॉपर कैसे अटेम्प्ट होंगे ये लोग, ये प्रॉपर ये वाले क्वेश्चन कैसे प्रॉपरली अटेम्प्ट होंगे। अब भाई एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन में से आपने एक सेलेक्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे, 1 का आंसर है ऑप्शन सी। ये सी लिख के छोड़ देते बच्चे, बस 1 का आंसर सी। नहीं, पूरा आगे जो अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस लिखो, वर्ड है तो वर्ड लिखो, ऐसे करने चाहिए एमसीक्यूज अटेम्प्ट। फिलअप्स कर रहे हो, अगर टाइम पूरा है तो पूरा सेंटेंस लिख दो, और नहीं है तो प्रॉपर फिलअप का जवाब लिखो, है ना। ट्रू फॉल्स है, अगर टाइम पूरा है तो ट्रू फॉल्स में तो आप सिर्फ ट्रू फॉल्स ही लिख देना, है ना। अब ट्रू फॉल्स में बच्चे क्या करते हैं, ये टी लिख दिया, ये एफ लिख दिया, नहीं, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, लाइक ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप को लग रहा है कि भाई इसके अंदर स्कोप है मैप बनाने का, हिस्ट्री है तो मैप बनाने का, या फिर ज्योग्राफी है तो डायग्राम आप बना सकते हो, और अगर सिविक्स है तो फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है बढ़िया सा मैप, अगर पूछ लिया ट्राइब्स के बारे में, हिस्ट्री में मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा है कि भाई ट्राइब्स के बारे में था कि ट्राइब्स जो है वो कौन कौन सी ट्राइब्स कहाँ कहाँ रहती है, तो आप इजीली जो है फटाफट से 2 मिनट में ऐसे करके इंडिया का मैप ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करके और ट्राइब्स बता सकते हो। यहाँ पे भील्स हैं, यहाँ पे जो है वो गॉन्ड्स हैं, यहाँ पे अहोम्स है, तो आप फटाफट से विदिन अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट लगेगा आपको, और जल्दी से आप ऐसे मैप ड्रॉ करके अपना जो है वो प्रेजेंटेशन और बेटर बना सकते हो। आपको बाकी स्टूडेंट से 1 से 1.5 मार्क्स ज़्यादा ही मिलेगा, ये आप जरूर जो है अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट आंसर्स। नीट एंड क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, कोशिश करना पॉइंटर्स में लिखो आंसर, पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको नुकसान है क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ेगा और दिखेगा भी गंदा वो, तो पॉइंटर्स में आंसर इन पॉइंटर्स, क्रिएट पॉइंटर्स, राइट इन पॉइंट्स, राइट इन पॉइंट्स में आप आंसर्स लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखो, और मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 5 से 6 पॉइंट्स मेंशन करना है, 5 से 6 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। 5 मार्क्स का है तो 7 से 8 पॉइंट्स आप मेंशन कर दो उसमें, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग इज क्विक रिविजन। कैसे क्विक रिविजन किया जाए, हाउ टू रिवाइज
क्विकली फटाफट से कैसे जो है वो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज किया जाए। देखो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज तभी होगा जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, पूरा टाइम आपने जो है वो उसको अच्छे से डेडिकेट किया होगा। लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं रिवाइज करना, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, है ना। फैक्चुअल, ज़्यादातर फैक्चुअल आप जो है वो नॉलेज पे लास्ट मोमेंट पे कोई रिवीजन में हमने फैक्चुअल नॉलेज पे ध्यान देना है, क्योंकि हम फैक्ट्स जो है वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, हम लोग थोड़ा फैक्ट्स को लाइटली ऐसे आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमने क्या करना है, फैक्चुअल नॉलेज को रिवाइज करना है। फैक्चुअल नॉलेज को हमने क्विक रिविजन में टॉप प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो वो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ पूरे मार्क्स गेन करने की, और पूरे मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर है, आप ऑल द थ्रू पेपर है ना, आप अच्छे से सब्जेक्टिव वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जब फैक्चुअल की बात आएगी, सही तो सही, गलत तो गलत, अगर एमसीक्यू है सही होगा तो सही, नहीं तो 0 मार्क्स, नो इफ नो बट नो मार्क्स, ठीक है। तो फैक्चुअल नॉलेज हमने जो है वो थोड़ी अच्छे से रिवाइज करनी है, जैसे मैप्स, हमने हिस्ट्री की डेट्स हो गई, तो ये थोड़ा बहुत हमने रिवाइज करना है। और ओवरऑल इफ आई विल कंक्लूड, सोशल स्टडी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट विद योर जनरल नॉलेज। आप अपनी बेसिक सब्जेक्टिव नॉलेज के थ्रू बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो विद इन्वेस्टिंग लीस्ट टाइम एंड गेनिंग मैक्सिमम मार्क्स। कम टाइम इन्वेस्ट करके भी आप जो है वो इसके अंदर बढ़िया अच्छे नंबर आप ला सकते हो, और ये ओवरऑल आपके परसेंटेज को ही इंक्रीज करने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से बैठ के जो है वो पढ़ाई करनी है, अच्छे से जो है वो फोकस होके जो है वो इसको जो है वो पढ़ना है। बाकी बहुत इजी है, इट्स वेरी 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 इजी सब्जेक्ट एंड वेरी मच स्कोरिंग एज वेल, ठीक है। सो ये था आज का जो है वो हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो, और ऐसे वीडियोस के साथ हम लोग और आते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, और ओवरऑल जो एम है, द एम इज़ टू गेन गुड मार्क्स, उसको हम अचीव कर सके। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू check out our app courses as well. Bye bye.